हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 जनसंख्या, उसके अंदर हम जनसंख्या वृद्धि के कारण पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जनसंख्या में जो वृद्धि देखने को मिलती है उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है या तो कौन से परिबल जिम्मेदार हैं, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि को असर करने वाले मुख्य 2 परिबल माने जाते हैं, एक जन्म दर और दूसरा मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर में उत्पन्न अंतर को ही जनसंख्या वृद्धि के कारण माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ऊंचा जन्म दर और नीचा मृत्यु दर होने की वजह से जनसंख्या में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। अब हम जन्म दर किसे कहते हैं उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बालकों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। दोस्तों, फिर से रिपीट करते हैं, प्रत्येक वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बालकों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। अब हम जन्म दर का सूत्र देखने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम जन्म दर निकालना चाहते हैं तो हम कौन सा सूत्र का उपयोग कर सकते हैं? तो हम दोस्तों अब जन्म दर का सूत्र जानने का प्रयत्न करते हैं। जन्म दर बराबर वर्ष के दौरान नवजात जीवित बालकों की संख्या भागे कुल जनसंख्या गुने 1000। फिर से देखते हैं, जन्म दर बराबर वर्ष के दौरान नवजात जीवित बालकों की संख्या भागे कुल जनसंख्या गुने 1000। दोस्तों, जन्म दर को प्रतिशत में दर्शाया जाता नहीं है, लेकिन प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर जन्म दर को गिना जाता है। जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है उसकी जानकारी हमें जन्म दर के आधार से ही प्राप्त होती है। जनसंख्या नीति निर्धारित करने में हमें जन्म दर के आंकड़े अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। अब हम भारत में जन्म दर का प्रमाण किया था, उसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। तो आपके सामने एक तालिका रखी गई है, उस तालिका के बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं। 1951 में जन्म दर का प्रमाण 39.9 जितना था प्रति 1000 जनसंख्या पर। 2011 में जन्म दर का प्रमाण 21.8 प्रति 1000 की जनसंख्या पर देखने को मिलता था। हमारे पास ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भारत सरकार के द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं। अब हमने जो तालिका देखी उसका थोड़ा विश्लेषण जानने का प्रयत्न करते हैं। भारत में 1951 में जन्म दर का प्रमाण 39.9 जितना था, जो 2011 में घटकर 21.8 जितना हो गया, जो मंद दर पर जन्म दर में कमी को दर्शाता है।
जिसके मुख्य कारणों में शिक्षा का निम्न प्रमाण, पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा और आय का निम्न स्तर, इन सब का समावेश किया जा सकता है। ये तो हमने दोस्तों जन्म दर की बात की। अब हम बात करते हैं मृत्यु दर की। तो सबसे पहले मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो हम मृत्यु दर का अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु दर अर्थात वर्ष के दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। दोस्तों फिर से रिपीट करते हैं, वर्ष के दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। दोस्तों हमने मृत्यु दर का अर्थ देखा, अब हम मृत्यु दर का सूत्र देखते हैं कि मृत्यु दर कैसे निकाला जाता है। तो चलो देखते हैं। मृत्यु दर बराबर 1 वर्ष के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या भागे कुल जनसंख्या गुने 1000। फिर से मृत्यु दर बराबर 1 वर्ष के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या भागे कुल जनसंख्या गुने 1000। तो इसके द्वारा हम मृत्यु दर को निकाल सकते हैं। जनसंख्या में कुल कितनी कमी होती है उसका ख्याल हमें मृत्यु दर के आधार पर ही पता चलता है। वर्ष के दौरान कुल मृत्यु के अंक को किसी निश्चित माप में दर्शाने से जनसंख्या में होने वाली कमी को निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं। अब आपके सामने मृत्यु दर का प्रमाण दर्शाने वाला एक छोटा सा कोष्ठक प्रस्तुत किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। 1951 में मृत्यु दर का प्रमाण 27.4 प्रति 1000 की जनसंख्या पर जितना था, जो 2011 में हमें 7.1 प्रति 1000 की जनसंख्या पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमारे पास जो जानकारी है, अगर उस जानकारी का हम विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है भारत में 1951 में मृत्यु दर का प्रमाण 27.4 जितना था, जो 2011 में घटकर 7.1 जितना हो गया। तो इस प्रकार जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में हमें अधिक कमी देखने को मिलती है, जिसके मुख्य कारणों में अकाल पर नियंत्रण, जीवन स्तर में सुधार, पौष्टिक आहार, चिकित्सा की सुविधाओं में सुधार एवं बढ़ोतरी, शिक्षा का बढ़ता हुआ प्रमाण, चिकित्सा विज्ञान एवं शल्य क्रिया के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण संशोधन, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण इत्यादि का समावेश किया जाता है। तो ये तो दोस्तों हमने बात की जन्म दर और मृत्यु दर की, दोनों के सूत्र देखे, दोनों के आंकड़े हमने देखे। अब हम बात करते हैं ऊंचे जन्म दर के महत्वपूर्ण कारणों की, कि जन्म दर जो ऊंचा है तो उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ऊंचे जन्म दर के जो कारण हैं वो 3 हैं: सामाजिक परिबल, आर्थिक परिबल और अन्य परिबल। हम सबसे पहले सामाजिक परिबलों की चर्चा करेंगे। ऊंचे जन्म दर के लिए जो सामाजिक परिबल जिम्मेदार है, जिसमें सबसे पहले है सार्वत्रिक विवाह प्रथा। सार्वत्रिक विवाह प्रथा की वजह से भी जन्म दर का प्रमाण ऊंचा देखने को मिलता है। भारत देश के अंदर विवाह को एक धार्मिक संस्कार गिना जाता है।
जो व्यक्ति विवाह नहीं करता, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को हमारा समाज शंका की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करता है। इन सब से बचने के लिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को अनिवार्य रूप से विवाह के बंधन से जुड़ना पड़ता है। अपाहिज व्यक्ति भी उसमें आ जाते हैं। अपाहिज व्यक्ति भी इन सभी से बचने के लिए विवाह के बंधन में जुड़ते हैं। विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रत्येक स्त्री विवाह करती है। इस प्रकार सार्वत्रिक विवाह प्रथा की वजह से भी जन्म दर का प्रमाण हमें ऊंचा देखने को मिलता है। तो भारत जैसे देश के अंदर विवाह प्रथा को एक धार्मिक संस्कार गिना जाता है और भारत देश में रहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष इस विवाह प्रथा के बंधन में जुड़ते हैं। दिव्यांग भी इसमें जुड़ते हैं और उसकी वजह से भारत देश में आई थिंक जन्म दर का प्रमाण हमें ऊंचा देखने को मिलता है। दूसरा है कम उम्र में होने वाले विवाह और विधवा पुनर्विवाह। देश में आज भी बाल विवाह विरोधी कानून अस्तित्व में है, लेकिन बाल विवाह विरोधी कानून अस्तित्व होने के बाद भी आज भी भारत देश के कई क्षेत्रों में बाल विवाह की प्रथा हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से स्त्रियों की कम उम्र में विवाह हो जाता है। स्त्रियों के कम उम्र में विवाह होने की वजह से उनका गर्भ अवधि का काल बहुत ही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वे अधिक बच्चों को जन्म देने में सक्षम होती है। तो ये भी एक समस्या है कि देश में बाल विवाह विरोधी कानून होने के बावजूद भी आज भी हमारे भारत देश के कई इलाकों के अंदर बाल विवाह की प्रथा अस्तित्व में देखने को मिलती है। स्त्रियों का कम उम्र में विवाह होने की वजह से उनका गर्भ अवधि का काल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वे कम उम्र में अधिक बच्चों को जन्म देने में सक्षम होती है। तो ये भी हमारे देश के अर्थतंत्र के लिए एक समस्या है। देश में विधवा पुनर्विवाह का कानून अमल में होने की वजह से उसको व्यापक समर्थन मिला है। पहले के समय में ऐसा होता था कि विधवा औरतों की शादी हो सकती नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में विधवा पुनर्विवाह कानून अस्तित्व में है, जिसकी वजह से आज विधवा औरतों का फिर से विवाह करना सामान्य होता जा रहा है। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जन्म दर का प्रमाण हमें ऊंचा देखने को मिलता है। सामाजिक परिबल के अंदर तीसरा जो परिबल है, जिसका नाम है पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा। हम बात करें तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान माना जाता है। भारतीय समाज के अंदर जितना महत्व पुत्र को दिया जाता है उतना महत्व पुत्री को दिया जाता नहीं है। तो उसके लिए आपके सामने मैं 3 कारण प्रस्तुत करने वाला हूँ। पहला है पू नाम के नरक में से निकालने वाला पुत्र। ये कहावत हमारे भारतीय समाज में प्रचलित है। भारतीय समाज के अंदर अधिकतर लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि अगर पुत्र नहीं होगा तो पू नाम के नरक में जाना पड़ेगा। इस नरक से बचने के लिए पुत्र का होना अनिवार्य है। तो ये कहावत भी कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता पर अपना प्रभाव डालती है। दूसरा है वंश वृद्धि को आगे ले जाने के लिए। भारतीय समाज के अंदर लोगों का मानना है कि अगर पुत्र होगा तभी वंश वृद्धि हो पाएगी, पुत्र की वजह से वंश वृद्धि रुक जाती है। तो वंश वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए भी पुत्र का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो ये सोच भी कहीं ना कहीं पुत्र प्राप्ति की इच्छा को और ज़्यादा प्रबल बनाने का काम करती है। तीसरा है वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा प्राप्त करने के लिए। भारतीय समाज के अंदर अधिकतर लोग मानते हैं कि बुढ़ापे के अंदर वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा प्राप्त करने के लिए पुत्र का होना अनिवार्य है। पुत्र को बुढ़ापे की लाठी माना जाता है। वृद्धावस्था के अंदर पुत्र ही उनका एक सहारा माना जाता है। तो ऐसी सोच भी पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा के लिए कहीं ना कहीं
जिम्मेदार मानी जाती है। तो दोस्तों हम बात करें तो इन 3 कारणों की वजह से कई परिवारों के अंदर पुत्र मोह में अनेक पुत्रियों को जन्म दे देते हैं और उसकी वजह से परिवार के कद में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। चौथा सामाजिक परिबल है संयुक्त परिवार की प्रथा। भारत देश के ग्रामीण विस्तारों में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित देखने को मिलती है। आज भी भारत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, जहाँ सब एकजुट होकर रहते हैं। परिणाम स्वरूप बालकों के पालन पोषण की आर्थिक जिम्मेदारी केवल माता पिता की नहीं होती, माता पिता के अलावा ये जिम्मेदारी परिवार के अन्य सदस्यों पर भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अधिक बच्चे या अधिक बालक उनको बोझ रूप नहीं लगते। तो उसकी वजह से भी जन्म दर का प्रमाण हमें ऊंचा देखने को मिलता है और इसी वजह से आज भी भारत देश के ग्रामीण विस्तारों के अंदर संयुक्त परिवारों में बच्चों की संख्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि संयुक्त परिवारों में बच्चे की जो परवरिश की जिम्मेदारी होती है वे परिवार के सभी सदस्यों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ जन्म दर का प्रमाण ऊंचा देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आर्थिक परिबलों की। जनसंख्या वृद्धि के पीछे कौन से आर्थिक परिबल जिम्मेदार है उसकी हम बात करेंगे। तो पहला परिबल है शिक्षा का नीचा स्तर। आर्थिक परिबल में पहला शिक्षा का नीचा स्तर भी जिम्मेदार माना जाता है। शिक्षा के निम्न प्रमाण की वजह से भी जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि के बीच हमें जटिल संबंध देखने को मिलता है। यह बात स्त्री शिक्षा से खास रूप से जुड़ी हुई है। पर्याप्त शिक्षा के अभाव में छोटे परिवार के महत्व को वे आसानी से समझ पाती नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जिन स्त्रियों के पास शिक्षा नहीं होती, जो पढ़ी लिखी नहीं होती, जो अनपढ़ होती है, तो ऐसे शिक्षा के अभाव वाली औरतें छोटे परिवार के महत्व को आसानी से समझ सकती नहीं है और उसकी वजह से परिवार का कद बड़ा रखने की ओर उनका रुझान हमें देखने को मिलता है। सरल शब्दों में कहें कि जिन औरतों के अंदर शिक्षा का प्रमाण निम्न होता है वे औरतें छोटे परिवार के महत्व को आसानी से समझ सकती नहीं हैं और उसकी वजह से परिवार का कद बड़ा रखने की मनोवृत्ति उनके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा स्त्रियों में शिक्षा के स्तर और बालकों की संख्या के बीच भी व्यस्त संबंध हमें संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है। निरक्षर स्त्रियों की तुलना में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त स्त्रियां कम बच्चों को जन्म देने की वृत्ति रखती है। यह संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा की तुलना में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों में भी लागू पड़ता है। तो कहने का मतलब कि जो निरक्षर स्त्रियां हैं उनकी तुलना में जो पढ़ी लिखी स्त्रियां होती है वो कम बच्चों को जन्म देने की मनोवृत्ति रखती है। वे छोटे परिवार के महत्व को समझती है। छोटा परिवार सुखी परिवार, इस सूत्र को सही मायने में वो समझते हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि देश में निरक्षरता और अल्प शिक्षा के कारण जन्म दर का प्रमाण हमें ऊंचा देखने को मिलता है। दोस्तों आर्थिक परिबलों में दूसरा है आय का नीचा स्तर। आय के नीचे स्तर की वजह से भी हमें जन्म दर का प्रमाण ऊंचा देखने को मिलता है। परिवार की आय अगर नीची हो तो अधिक बालकों को जन्म जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक पूंजी समझी जाती है। अधिक हाथ जगन्नाथ कहावत से वशीभूत होकर बालक भविष्य में परिवार की आय में बढ़ोतरी करेगा, ऐसी आशा परिवार के लोग रखते हैं। आज भी चाय की लारी या छोटे होटलों में रोजगार से जुड़े हुए बालकों को हम देख पाते हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं
आय का निचला स्तर जिम्मेदार होता है। अगर परिवार की आय निम्न हो तो वैसे निम्न आय वाले परिवारों के अंदर अधिक बालकों को एक जिम्मेदारी नहीं माना जाता, बल्कि अधिक बालकों को एक पूंजी माना जाता है। उनका मानना होता है कि परिवार में अगर अधिक बच्चे होंगे तो भविष्य में परिवार की आजीविका का साधन बनेंगे, भविष्य में वो कमा कर हमें देंगे और उसकी वजह से वे अधिक बच्चों को पसंद करते हैं। लेकिन भविष्य की वजह से बच्चों का जो वर्तमान होता है वो खराब हो जाता है। बच्चों का जो शिक्षा का समय होता है, बच्चों का जो बचपन होता है, वो बाल मजदूर में कहीं ना कहीं बीत जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आय के निम्न स्तर की वजह से अधिक बच्चों को एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूंजी का साधन समझा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये मनोवृत्ति भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव डालती है। आर्थिक परिबल में तीसरा है बाल मृत्यु का ऊंचा प्रमाण। सबसे पहले दोस्तों, बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। जीवित जन्मे हुए प्रति 1000 बालकों में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व मृत्यु को प्राप्त होने वाले बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। रिपीट करते हैं, जीवित जन्मे हुए प्रति 1000 बालकों में से 1 वर्ष की उम्र पूर्ण करने से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होने वाले बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। अब हम बाल मृत्यु दर का जो प्रमाण है उसे जानने का प्रयत्न करते हैं। 1951 में बाल मृत्यु दर का प्रमाण 146 1000 जीवित बालकों के आधार पर निकाला गया था। 2011 में वो था 41.40 जितना। भारत में विकसित देशों की तुलना में बाल मृत्यु का प्रमाण बहुत ही ऊंचा हमें देखने को मिलता है। भारत में 1951 में बाल मृत्यु दर 146 जितना था, जो 2011 में घटकर 41.40 जितना हो गया। ये बहुत ही ऊंचा माना जाता है। बाल मृत्यु दर ऊंचा होने की वजह से बहुत सारी समस्याओं का निर्माण होता है। तो बाल मृत्यु दर जो ऊंचा है उसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं, जैसे कि गरीबी, पुत्री के जन्म की उपेक्षा, पोषण युक्त आहार का अभाव, स्त्रियों में गर्भपात का प्रमाण, पालन पोषण की प्राचीन मान्यता, अपर्याप्त आरोग्य विषयक सुविधाएं, 2 बालकों के बीच का कम अंतर, ये सब जिम्मेदार है, जिसकी वजह से लोगों का रुझान अधिक बालकों को जन्म देने के प्रति विशेष देखने को मिलता है, जो ऊंचे जन्म दर में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम सामाजिक परिबलों की चर्चा की, आर्थिक परिबलों की चर्चा की। अब हम बात करने वाले हैं अन्य परिबलों की। अन्य परिबलों के अंदर सबसे पहला है ऊंचा प्रजनन दर। तो सबसे पहले प्रजनन दर किसे कहते हैं उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। वर्ष के दौरान 45 से 49 वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों में प्रति 1000 स्त्रियों की कोख से जन्म देने वाले जीवित बालकों की संख्या को प्रजनन दर कहा जाता है। रिपीट करते हैं, वर्ष के दौरान 15 से 49 वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों में प्रति 1000 स्त्रियों की कोख से जन्म देने वाले जीवित बालकों की संख्या को प्रजनन दर कहा जाता है। भारत में जनसंख्या के ढांचे की एक विशेषता ऊंचा प्रजनन दर माना जाता है।
बालक को जन्म दे सके। इसी 15 वर्ष से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं के संदर्भ में अगर हम इन विशेषताओं की जांच करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। 1961 में इस आयु वर्ग की हम बात करें तो महिलाओं के अंदर औसत जीवित बालकों की संख्या 6 जितनी थी, जो 2011 में घटकर 3 हो गई। लेकिन फिर भी यह प्रमाण ऊंचा माना जाता है। औसत जीवित बालकों के ऊंचे प्रमाण के लिए मुख्य 2 परिबल जिम्मेदार माने जाते हैं। ऊंचा जो प्रजनन दर है उसके मुख्य 2 कारण हैं। पहला, भारत में कम उम्र में होने वाले विवाह के कारण महिलाओं में मातृत्व धारण करने का जो समय होता है वो समय हमें लंबा देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि कम उम्र में होने वाली शादियों की वजह से गर्भाधारण करने का समय बढ़ जाता है। दूसरा, मातृत्व धारण कर सके ऐसी महिलाओं के अंदर अविवाहित महिलाओं का प्रमाण बहुत ही हमें कम देखने को मिलता है। अन्य परिबलों के अंदर दूसरा है परिवार नियोजन संबंधी जानकारी का अभाव। लेकिन उससे पहले सबसे पहले परिवार नियोजन किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। परिवार नियोजन अर्थात आयोजित प्रयास के द्वारा मातृत्व और पितृत्व के द्वारा परिवार को समझदारी पूर्वक मर्यादित रखना तथा 2 बालकों के बीच में समय मर्यादा निर्धारित करना, उसे परिवार नियोजन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो माता और पिता समझदारी पूर्वक परिवार को मर्यादित रखें और 2 बालकों के बीच में समय मर्यादा निर्धारित करें, उसे परिवार नियोजन कहते हैं। भारतीय समाज में परिवार नियोजन सफल नहीं हो पाए हैं क्योंकि भारतीय समाज में व्यापक गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं एवं शिक्षा के निम्न प्रमाण की वजह से परिवार नियोजन के कार्यक्रम में बहुत सारे अवरोध पैदा हुए हैं। इसके अलावा परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न साधनों की जानकारी और इन साधनों का अपर्याप्त प्रमाण भी कहीं ना कहीं ऊंचे जन्म दर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं और भारतीय समाज में परिवार नियोजन का ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम क्यों सफल नहीं हो पाए उसकी हमने चर्चा की। तो हमने अब तक ऊंचे जन्म दर के सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और अन्य कारण देखे। अब देखने वाले हैं निम्न मृत्यु दर के कारण। निम्न मृत्यु दर के कारण में पहला है जीवन स्तर में सुधार। आर्थिक विकास होने की वजह से लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है। लोगों की आय में बढ़ोतरी होने की वजह से लोगों के जीवन स्तर में हमें सुधार देखने को मिलता है। देश में लोग पहले की अपेक्षा ऊंचा गुणवत्ता वाला अनाज, आवास की पर्याप्त सुविधा, आरोग्य के प्रति जागृति और पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं, जिसकी वजह से मृत्यु दर का प्रमाण घटता हुआ हमें देखने को मिलता है। दूसरा है जानलेवा रोगों पर नियंत्रण। आज़ादी के बाद जानलेवा रोगों पर नियंत्रण बना है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में देश में प्लेग, पीलिया, क्षय, मलेरिया जैसे जानलेवा रोगों के कारण मृत्यु दर का प्रमाण बहुत ही ऊंचा था। लेकिन 20वीं सदी के अंत में जो विकास हुआ उस विकास की वजह से चिकित्सा के क्षेत्र में हमें प्रगति देखने को मिलती है। मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है और उसकी वजह से रोग प्रतिकारक रसी का आविष्कार हुआ है। आज कोई भी बीमारी है तो उस बीमारी का हमारे पास
कोई ना कोई उपाय है, कोई ना कोई उसकी वैक्सीन है। तो देश के अंदर विकास होने की वजह से मेडिकल साइंस में प्रगति देखने को मिलती है, रोग प्रतिकारक रसी का आविष्कार हुआ है और उसकी वजह से सभी रोगों को नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और उसकी वजह से मृत्यु दर का प्रमाण हमें घटता हुआ देखने को मिलता है। तीसरा है अकाल पर नियंत्रण। अकाल पर नियंत्रण पाने की वजह से भी कहीं ना कहीं मृत्यु दर का प्रमाण नीचा देखने को मिलता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण हम अकाल की परिस्थिति को नियंत्रित कर पाए हैं, जिसकी वजह से भूखमरी के कारण होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है। 1966 में देश में हरित क्रांति का आविष्कार हुआ। हरित क्रांति होने की वजह से देश में अनाज के उत्पादन में, अनाज की पूर्ति में हमें प्रगति देखने को मिलती है। उसकी वजह से देश के जिस भाग में अनाज का अधिक उत्पादन होता है, वहाँ से देश के जिस भाग में अनाज का कम उत्पादन होता है, वहाँ हम अनाज की आसानी से हेर फेर कर सकते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य को भूखमरी का शिकार नहीं होना पड़ता। भूखमरी के कारण जो लोग मौत के मुख में चले जाते हैं, हम उसको बचा पाते हैं। तो कहने का मतलब कि देश में हरित क्रांति होने की वजह से अनाज का उत्पादन बढ़ा है। अनाज का उत्पादन बढ़ने की वजह से जो भूखमरी की जो समस्या थी, वो समस्या कुछ हद तक, अधिकतर हम उसे संपूर्ण रूप से ख़त्म कर पाए हैं। आगे का मुद्दा है प्राकृतिक आपत्तियों से सुरक्षा और यातायात की सुविधाएं। देश में पहले भूस्खलन, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से मानव मृत्यु दर का प्रमाण बहुत ही ऊंचा था। देश में अगर भूस्खलन होता, सुनामी आती, अतिवृष्टि होती या अनावृष्टि जैसी होती, ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती, तो उसकी वजह से अधिक मात्रा में लोग मृत्यु का शिकार हो जाते थे। लेकिन आज देश के किसी भी भाग में किसी प्रकार की अगर प्राकृतिक आपदा होती है तो तीव्र यातायात के साधन हमारे पास उपलब्ध है, संदेशा व्यवहार की सुविधाएं उपलब्ध है। उसकी वजह से हम तत्काल अनाज, दवाइयाँ और अन्य प्राथमिक आवश्यकताएं मानवीय स्तर पर प्राप्त करवा सकते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज प्राकृतिक आपत्तियों से हम लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। आज यातायात की सुविधाएं डेवलप है, संदेशा व्यवहार की सुविधाएं डेवलप है, जिसकी वजह से आज कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम उससे निपट सकते हैं। तो उसकी वजह से भी मृत्यु दर के प्रमाण में हमें कमी देखने को मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने जनसंख्या वृद्धि के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है उसकी चर्चा की। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो YouTube चैनल है जिसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना है, उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम आपकी समस्या का, आपके प्रश्न का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। आगे के वीडियोस के अंदर हम आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। अस्तु।